कहानी की शुरुआत आज से लगभग 5000 साल पहले होती है। उस दौर में जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे, उसी समय कंडाक नाम का एक बेहद समृद्ध और शक्तिशाली राज्य मौजूद था। यहाँ की धरती के नीचे एटर्नियम नाम का एक ऐसा अनमोल खनिज छिपा हुआ था जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाया जाता था। कहा जाता था कि इसके अंदर ऐसी रहस्यमयी शक्तियां छिपी हैं जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती हैं। लेकिन समय के साथ कंडाक की खुशहाली उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई, क्योंकि इस राज्य की गद्दी पर ऑक्टन नाम का एक निर्दयी और लालची राजा बैठ गया। उसके लिए अपने लोग सिर्फ गुलाम थे। उसे किसी की जिंदगी या दर्द से कोई मतलब नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना घूम रहा था, सब्बाक नाम का एक ऐसा ताज तैयार करना जो उसे पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर तानाशाह बना दे। लेकिन उस खतरनाक ताज को बनाने के लिए उसे भरपूर मात्रा में एटर्नियम चाहिए था। इसी वजह से उसने कंडाक के मासूम लोगों को जबरदस्ती खदानों में उतार दिया, जहाँ दिन रात उनसे एटर्नियम निकलवाया जाता था। इसी दौरान याऊ नाम का एक गुलाम आखिरकार एटर्नियम का छोटा सा टुकड़ा खोज निकालता है। जैसे ही यह खबर फैलती है, बाकी गुलाम भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। हर कोई वह पत्थर अपने हाथ में लेना चाहता था, क्योंकि सबको लगता था कि इनाम सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके हाथ में एटर्नियम होगा। लेकिन तभी रास्ते में हारू नाम का एक बहादुर लड़का उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है। वह किसी तरह पीछा कर रहे लोगों को रोक देता है और याऊ को सैनिकों तक पहुंचा देता है। याऊ को पूरा भरोसा था कि अब उसकी गुलामी खत्म होने वाली है, लेकिन अगले ही पल उसके सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि सैनिक बिना कुछ सोचे उसे तलवार घोंप देता है और फिर उसकी लाश को ऊंची चट्टान से नीचे फेंक देता है। ये सब कुछ हारू अपनी आंखों के सामने देख लेता है। वह समझ जाता है कि यहाँ मेहनत करने वालों को इनाम नहीं बल्कि सिर्फ मौत मिलती है। जब सैनिक हारू को मारने के लिए आगे आता है, तभी हारू के पिता तुरंत उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वह अपने बेटे को समझाते हैं कि राजा के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। दरअसल इससे पहले भी कई लोगों ने राजा के खिलाफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। लेकिन हारू बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसके अंदर अपने लोगों को आजाद कराने की आग भरी हुई थी। उसे विश्वास था कि अगर पूरा कंडाक एक साथ खड़ा हो जाए तो ऑक्टन जैसा राजा ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसी हिम्मत के साथ वह एक सैनिक के हाथ से एटर्नियम का पत्थर छीन लेता है और सीधा एक ऊंची चट्टान पर जाकर आजादी का निशान बना देता है। बस यही वह पल था जिसने पूरे कंडाक की सोच बदल दी। वर्षों से डरे हुए लोगों के अंदर पहली बार उम्मीद की एक चिंगारी जल उठी। उन्हें महसूस हुआ कि अगर कोई शुरुआत करे तो शायद गुलामी की ये जंजीरें टूट सकती हैं। लेकिन जैसे ही उस निर्दयी राजा को पता चलता है कि हारू उसकी प्रजा को भड़का रहा है, वह बिना एक पल सोचे हारू को मौत के घाट उतारने का हुक्म दे देता है। जैसे ही सैनिक उसे मारने वाले होते हैं, उसी पल हारू अचानक वहाँ से गायब हो जाता है और अगले ही पल वह खुद को एक रहस्यमयी जगह पर पाता है, जहाँ इस ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले 6 प्राचीन देवता मौजूद थे। मतलब इन्हीं देवता ने उसकी जान बचाई थी। वे देवता अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ हारू के अंदर समा देते हैं और जैसे ही वे शाहजहां बनते हैं, आसमान से बिजली जैसी तेज चमक गिरती है और सीधा उसके शरीर में समा जाती है। अब हारू कोई आम इंसान नहीं रहा, बल्कि वह एक प्राचीन शक्तियों वाला देवता बन चुका था। लेकिन दूसरी तरफ ऑक्टन भी अपना काम पूरा कर चुका था। वह आखिरकार सब्बाक का रहस्यमयी ताज तैयार कर लेता है। जैसे ही वह उस ताज को पहनने वाला होता है कि तभी हारू अपनी नई ताकत के साथ वहाँ पहुँच जाता है। अगले ही पल ऐसी लड़ाई शुरू होती है जिसने पूरे कंडाक की नींव तक हिला दी। देखते ही देखते महल का एक एक हिस्सा टूटने लगता है, लेकिन आखिरकार हारू अपनी दिव्य शक्तियों के दम पर ऑक्टन को हरा देता है। मगर मरने से पहले ऑक्टन एक आखिरी चाल चल जाता है। वह सब्बाक के ताज को ऐसी रहस्यमयी जगह छिपा देता है जहाँ आने वाले हजारों सालों तक कोई इंसान उसे ढूंढ ही नहीं पाता। इसके बाद हारू भी रहस्यमयी तरीके से दुनिया की नजरों से गायब हो जाता है। 5000 साल बाद कहानी अब प्रेजेंट टाइम में पहुंचती है, लेकिन कंडाक अब भी गुलामी से आजाद नहीं था, क्योंकि इस बार वहाँ किसी राजा का नहीं बल्कि इंटरगैंग नाम के खूंखार गैंग का हुक्म चल रहा था। पूरे शहर में उनके हथियारबंद सैनिक तैनात थे। हर रास्ते पर चेक पोस्ट बने हुए थे और लोगों को अपनी ही धरती पर चलने के लिए आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था। इस गैंग का सिर्फ एक ही मकसद था, उस सब्बाक का ताज को हासिल करना, जिसे राजा ने कहीं गुप्त जगह पर छुपा दिया था। उसी वक्त करीम अपनी वैन लेकर उस चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। सैनिक हर गाड़ी की सख्त तलाशी ले रहे थे, क्योंकि उनके सिस्टम में एक महिला की तस्वीर बार बार दिखाई दे रही थी, जिसे वे काफी समय से तलाश रहे थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को वे ढूंढ रहे हैं वह उसी वैन के अंदर छिपी बैठी थी। उसका नाम था एड्रियाना। वह कई सालों से उस सब्बाक का ताज पर रिसर्च कर रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि अगर सब्बाक का ताज गलत हाथों में पड़ गया तो पूरा देश एक बार फिर बर्बाद हो जाएगा। यही वजह थी कि वह इंटरगैंग से
पहले उस ताज तक पहुंचना चाहती थी। रास्ते भर एड्रियाना अपने गले में पहना हुआ पुराना लॉकेट देखती रहती है। ये कोई साधारण लॉकेट नहीं था। इसके बीचों बीच एटर्नियम का छोटा सा टुकड़ा जरा हुआ था, जो पीढ़ियों से उसके परिवार की सबसे अनमोल निशानी बना हुआ था। कुछ देर बाद एड्रियाना, उसका भाई करीम और उनका साथी समीर और इस्माइल एक पुराने नक्शे के सहारे रेगिस्तान के बीच मौजूद एक विशाल पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। मान्यता थी कि हजारों साल पहले यही वह जगह थी जहां सब्बाक का ताज हमेशा के लिए छिपा दिया गया था। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसी ताकत को जगाने वाले हैं जो हजारों सालों से यहाँ पर कैद है। करीम बाहर वैन के पास रुक जाता है ताकि अगर कोई खतरा आए तो वह तुरंत मदद कर सके, जबकि बाकी लोग पहाड़ के बीच बने प्राचीन रास्तों पर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे गुफा की गहराइयों में उतरते जाते हैं, चारों तरफ हजारों साल पुरानी दीवारें दिखाई देने लगती हैं। हर जगह अजीब निशान बने हुए थे, मानो कोई इस जगह को हमेशा के लिए दुनिया से छिपा कर रखना चाहता हो। तभी अचानक इस्माइल उनकी नजरों से गायब हो जाता है। उसे ढूंढने के लिए समीर भी उसके पीछे चला जाता है, जबकि एड्रियाना अकेली उन निशानों को ध्यान से देखने लगती है। तभी उसे पीछे से कुछ हलचल महसूस होती है। जैसे ही वह मुड़कर देखती है, वहाँ इस्माइल खड़ा होता है और बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करने लगता है। एड्रियाना को उसका रवैया थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती। इस तरफ बाहर करीम ने देखा कि समीर पहाड़ों से नीचे गिर रहा है। वह घबराकर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी अचानक कुछ हथियारबंद लोग वहाँ आ पहुँचते हैं, जो कि उसी इंटरगैंग के मेंबर्स थे। दूसरी तरफ आखिरकार दोनों उस प्राचीन जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ सदियों से छिपा हुआ सब्बाक का ताज रखा हुआ था। ताज दो विशाल चट्टानों के बीच रखा था। वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन एड्रियाना जोखिम उठाने का फैसला करती है। वह सावधानी से चट्टान पर चढ़ने लगती है, लेकिन उसका हाथ उस ताज तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए वह तुरंत एक लंबी छलांग लगाकर उस ताज को हासिल कर लेती है। लेकिन अगले ही पल इंटरगैंग के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उस ताज को उनके हवाले करने के लिए कहते हैं। लेकिन एड्रियाना हार नहीं मानती। वो वहाँ से तुरंत भागने लगती है, जिसे देखकर वो लोग करीम के ऊपर बंदूक तान देते हैं। अब एड्रियाना के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो ताज बचाए या अपने भाई की जान। आखिरकार वह अपने भाई को चुनती है और मजबूर होकर ताज सैनिकों के हवाले कर देती है और खुद एक प्राचीन मकबरे के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। जैसे ही वह नीचे झुककर ध्यान से देखती है, उसे वहाँ कुछ लिखा हुआ नजर आता है। वह उन शब्दों को पढ़ने लगती है और तभी अनजाने में उसके मुंह से शाहजहां शब्द निकल जाता है। अगले ही पल पूरी गुफा तेज नीली रोशनी से भर जाती है। उस चमक के बीच एक रहस्यमयी इंसान धीरे धीरे उनके सामने प्रकट होता है, जिसे देखकर एक सैनिक उसे मारने के लिए उसके पास चला जाता है। लेकिन अगले ही पल वह सैनिक को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है और अपनी बिजली की शक्तियों से उसे जलाकर राख बना देता है। यह देखकर बाकी सैनिक उस पर अंधाधुंध फायर करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोलियां उसके शरीर से टकराकर ऐसे नीचे गिर रही थी मानो किसी लोहे की दीवार से टकराई हो। अब वह रहस्यमयी योद्धा पूरी तरह जाग चुका था। अगले कुछ सेकंड में ही वह बिजली की रफ्तार से एक एक सैनिक का सफाया करने लगता है। कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता। उधर एड्रियाना और करीम इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। भागते समय अचानक गुफा की छत का एक विशाल पत्थर एड्रियाना के ऊपर गिरने लगता है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वही रहस्यमयी योद्धा उस विशाल चट्टान को रोक देता है, क्योंकि असल में एड्रियाना ने ही अनजाने में उसे जगाया था। तभी उसे एहसास होता है ये वही योद्धा था जिसके बारे में कंडाक में हजारों सालों से कहानियां सुनाई जाती थी, यानी ब्लैक एडम। हजारों साल पहले जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था, वह आज फिर दुनिया के सामने लौट चुका था। कुछ ही मिनटों में आसमान से आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। ब्लैक एडम पहली बार इस नई दुनिया की मशीनों को देख रहा था। उसके लिए यह सब किसी अनजाने जादू जैसा था। उसी पल वे सीधे उस पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर देते हैं। जवाब में ब्लैक एडम एक लंबी छलांग लगाता है और उनके एक हेलीकॉप्टर को पकड़कर दूसरे से टकरा देता है, जिस वजह से आसमान में एक खतरनाक धमाका होता है। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में दर्जनों सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वे चारों तरफ से ब्लैक एडम को घेर लेते हैं, मगर वह अपनी जगह से ज्यादा हिले बिना ही बिजली की ताकत से पूरे सेना को तबाह कर देता है। कुछ ही मिनटों में वहां खड़ी पूरी सेना खत्म हो जाती है। उधर एड्रियाना खुशी से बताती है कि आखिरकार उनका मिशन पूरा हो चुका है, क्योंकि अब उनके पास सब्बाक का ताज होता है। लेकिन तभी अचानक ब्लैक एडम उनके सामने आ जाता है। तभी मलबे के बीच छिपा एक घायल सैनिक उसकी तरफ बम फेंक देता है, जिसे ब्लैक एडम तुरंत अपने हाथों में पकड़ लेता है। लेकिन यह कोई मामूली बम नहीं था, बल्कि वह एटर्नियम से बना हुआ था। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। एड्रियाना और करीम को भी एक पल के लिए लगता है कि शायद इस बार ब्लैक एडम नहीं बच पाएगा। लेकिन ब्लैक एडम हार मानने वालों में से नहीं था। वह तुरंत उठकर एक ही झटके में उस सैनिक को खत्म कर देता है। हालांकि एटर्नियम की वजह से इस बार वह सच में घायल हो चुका था, इसलिए वह कुछ दूर चलते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यहीं एक बड़ा राज सामने आता है। एटर्नियम ही ब्लैक एडम की
सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी की मदद से उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये देखकर एड्रियाना समझ जाती है कि अगर इंटरगैंग के लोग यहाँ पहुंच गए तो वे ब्लैक एडम को फिर से कैद कर लेंगे। इसीलिए वह और करीम मिलकर किसी तरह उसे वहां से उठाकर अपने घर ले जाते हैं। उधर पहाड़ के अंदर बचा हुआ इस्माइल अपने कमांडर को कॉल लगाता है। यही एक और बड़ा सच सामने आता है। असल में इंटरगैंग कई सालों से एड्रियाना पर नजर रखे हुए था। उन्हें पता था कि सिर्फ वही उन्हें सब्बाक के ताज तक पहुंचा सकती है। इसीलिए इस्माइल को शुरू से ही उसके साथ भेजा गया था ताकि सही समय आने पर ताज उनके हाथ लग जाए। हालांकि ब्लैक एडम की अचानक वापसी ने उनका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस्माइल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वह ताज वापस लेकर रहेगा। दूसरी तरफ ब्लैक एडम के लौटने की खबर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। यह खबर आखिरकार अमेरिका तक भी पहुंच जाती है, जहां हॉकमैन नाम का सुपर हीरो तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। उसकी टीम में साइक्लोन थी जो हवाओं को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती थी, एटम स्मैशर था जो अपने शरीर को कई मंजिल ऊंचा बना सकता था, और सबसे रहस्यमयी सदस्य था डॉक्टर फेट, एक ऐसा जादूगर जो सिर्फ भविष्य ही नहीं देख सकता था बल्कि ऐसी शक्तियों का मालिक था जिन्हें समझ पाना भी आसान नहीं था। आज वह अपने साथ एक जादुई हेलमेट भी लाया था। कुछ ही देर बाद उसके सामने उसकी पूरी टीम मौजूद होती है। हॉकमैन सभी को बताता है कि कंडाक में एक ऐसा सुपर ह्यूमन जाग चुका है जो अगर बेकाबू हो गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उनका अगला मिशन साफ था, ब्लैक एडम को हर हाल में रोकना। कुछ ही देर बाद पूरी टीम अपने एडवांस्ड हवाई जहाज में सवार होकर कंडाक की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में हॉकमैन उन्हें बताता है कि इस धरती को बचाने के लिए हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। तभी डॉक्टर फेट कहते हैं, हमें बस उसके मुंह से शाहजहां बुलवाना है, क्योंकि जैसे ही वह यह शब्द बोलेगा उसकी सारी शक्तियां उससे छिन जाएंगी और वह हमेशा के लिए एक साधारण इंसान बन जाएगा। उधर कई घंटों बाद ब्लैक एडम को होश आता है। उसे सामने देखकर अमन काफी डर जाता है, लेकिन वह से कुछ नहीं करता बल्कि चुपचाप अपनी घाव को भरने लगता है। और जैसे ही वह वहां से जाने लगता है तभी उसकी नजर एक कांच के शीशे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह काफी हैरान रह जाता है। तभी अमन उसे बताता है कि उसके सोए हुए लगभग 5000 साल बीत चुके हैं। इतना सुनते ही ब्लैक एडम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। जिस दुनिया को उसने छोड़ा था अब उसका नामो निशान तक बदल चुका था। उधर लिविंग रूम में एड्रियाना सब्बाक के ताज को ध्यान से देख रही होती है। तभी उसकी नजर उसके अंदर लिखे कुछ प्राचीन शब्दों पर पड़ती है, जीवन ही मृत्यु का मार्ग है। वह इस रहस्यमयी वाक्य का मतलब समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता था। इसी दौरान अमन ब्लैक एडम को पूरे कंडाक की कहानी सुनाता है, कैसे विदेशी ताकतों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया, कैसे यहाँ के लोगों को सालों तक गुलाम बनाकर रखा गया और कैसे आज भी लोग उसे अपना रक्षक मानते हैं। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी ब्लैक एडम मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वह एक रक्षक है। अब वह सीधा कमरे की दीवार तोड़कर वहाँ से बाहर निकल आता है। वह इस नई दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता था। अमन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता, बल्कि वह सीधा जाकर अपनी बड़ी सी मूर्ति को गौर से देखने लगता है। उधर जस्टिस सोसाइटी का जहाज अब कंडाक की सीमा में प्रवेश कर चुका था। वे अपने साथ डॉक्टर फेट का बनाया हुआ पावरफुल हेलमेट भी लेकर आए थे। इसी बीच इंटरगैंग के लोग एड्रियाना का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि ताज उसी के पास है। जैसे ही वे माँ बेटे पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी अचानक वहां ब्लैक एडम आ जाता है। उसके सामने खड़ा एक सैनिक बिना देर किए लोहे की भारी रॉड उठाकर पूरी ताकत से उसके सिर पर वार करता है, लेकिन रॉड टेढ़ी हो जाती है, जबकि ब्लैक एडम अपनी जगह से हिलता तक नहीं। अगले ही पल वह उसी सैनिक को पकड़कर सैकड़ों फीट दूर हवा में उछाल देता है। बाकी सैनिक घबराकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लेकिन इस बार भी वही होता है, गोलियां उसके शरीर से टकराकर नीचे गिरती रहती हैं। अगले ही पल ब्लैक एडम बिजली की रफ्तार से हर एक बुरे आदमी को मारने लगता है। इसी दौरान ब्लैक एडम दो सैनिकों को पकड़कर आसमान में काफी ऊपर ले जाता है। तभी उसी वक्त उसके सामने जस्टिस सोसाइटी का उड़ने वाला जहाज आ जाता है, जिसे देखकर एडम उन सैनिकों को नीचे फेंक देता है। लेकिन अगले ही पल हॉकमैन बिना कुछ सोचे जहाज से नीचे कूद लेता है। वह हवा में ही अपना सूट एक्टिव करता है और दोनों को सुरक्षित जमीन पर पहुंचा देता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग हॉकमैन के खिलाफ हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लैक एडम तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दोनों सैनिकों को खत्म कर देता है, जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर फेट भी उस ताकतवर हेलमेट को पहनकर वहां आ जाता है। वह शांति से ब्लैक एडम से सरेंडर होने के लिए कहता है, लेकिन एडम ऐसा करने से साफ मना कर देता है। ये सुनते ही डॉक्टर फेट अपनी पावर यूज कर
करके उसके सामने 5000 साल पुराना कंडैक दिखा देता है। अपना पुराना शहर देखकर ब्लैक एडम कुछ पल के लिए इमोशनल हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हॉकमैन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। अब ब्लैक एडम गुस्से में आ जाता है। वह हॉकमैन को बिजली के झटके देता है और उसे हवा में घसीटकर बुरी तरह मारता है। तभी डॉक्टर फेट बीच में आकर उसे जमीन पर गिरा देता है। अब साइक्लोन और एटम स्मैशर भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। साइक्लोन अपनी शक्तियों से हवा में एक जबरदस्त बवंडर बनाती है और उसमें लोहे की छड़ें घुमाकर ब्लैक एडम को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक एडम उस जाल को भी आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद डॉक्टर फेट अपनी शक्तियों से एक से अनेक होकर लगातार ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हॉकमैन और साइक्लोन मिलकर उस पर लगातार अटैक करते हैं। अब ब्लैक एडम का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह अपनी पूरी ताकत एक साथ छोड़ता है और एक ही झटके में सबको दूर फेंक देता है। उसे लगा कि वह जीत चुका है, लेकिन तभी एटम स्मैशर अपने विशाल रूप में आकर उसे जोरदार मुक्का मारता है। सब हीरोज अपनी जीत की जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी एडम तुरंत उठकर अपनी एक ही वार में एटम स्मैशर को बेहोश कर देता है, जिसे देखकर कंडाक के लोग एडम की जीत में नारे लगाने लगते हैं और ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर फेट अपनी टीम के साथ एड्रियाना के पास जाता है, क्योंकि उसे विजन आए थे कि ताज उसी के पास है, लेकिन एड्रियाना साफ मना कर देती है। असल में जब सब लड़ाई में लगे थे तभी अमन चुपके से ताज उठाकर अपने बैग में रख चुका था। इसके बाद एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के साथ ब्लैक एडम के पुराने महल जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहां उन्हें उसकी असली कहानी का पता चलता है। वह कहता है कि दुनिया आज तक जिस कहानी को सच मानती आई थी वह पूरी तरह गलत थी। असली चैंपियन वह नहीं बल्कि उसका बेटा हारू था। देवताओं ने अपनी शक्तियां हारू को दी थी क्योंकि वही लोगों का सच्चा रक्षक था, लेकिन राजा ऑक्टन ने चाल चलते हुए पूरे परिवार को कैद कर लिया। अपने पिता की जान बचाने के लिए हारू ने बिना एक पल सोचे अपनी सारी दिव्य शक्तियां अपने पिता को दे दी, मगर जैसे ही उसने ऐसा किया उसी पल एक सैनिक का छोड़ा हुआ तीर उसके सीने में आकर धंस गया, जिस वजह से हारू वहीं दम तोड़ देता है। अपने बेटे की लाश को देखकर डेथ एडम पूरी तरह टूट जाता है, जिससे वह पूरा शहर को तबाह कर देता है। इसका मतलब असली हारू तो कई साल पहले ही मर चुका था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ब्लैक एडम जन्म से राक्षस नहीं था, वह सिर्फ एक ऐसा पिता था जिसने अपने बेटे को खोने के बाद सब कुछ तबाह दिया था। दूसरी तरफ इस्माइल अमन के घर पहुंच जाता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ताज अभी भी अमन के बैग में रखा हुआ है। जब ब्लैक एडम को इस बात का पता चलता है तो वह तुरंत अमन को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन तब तक इस्माइल और उसके लोग काफी दूर निकल चुके थे। इसलिए ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के सभी हीरोज अपने हवाई जहाज में सवार होकर सीधे इंटरगैंग के गुप्त ठिकाने की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर भी वो लोग इस्माइल को छू तक नहीं पाते, क्योंकि वह एटर्नियम से बने एक खास सुरक्षा कवच के अंदर खड़ा था। फिर इस्माइल अमन के सिर पर बंदूक रख देता है। ये देखकर एड्रियाना घबरा जाती है और मजबूर होकर ताज उसे सौंप देती है। आखिरकार ताज हाथ लगते ही इस्माइल एक बड़ा राज खोलता है। वह बताता है कि वह कंडाक के राजा ऑक्टन का आखिरी वंशज है और अब इस ताज की ताकत से नया राजा बनना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह अमन पर गोली चलाने वाला होता है, उसी पल ब्लैक एडम बिजली की रफ्तार से अमन को बचा लेता है। आखिरी मौके पर इस्माइल उस ताज पर लिखे हुए मंत्र पढ़ देता है। इस दौरान ब्लैक एडम का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरा पहाड़ तबाह हो जाता है। हालांकि जस्टिस सोसाइटी के लोग समय रहते एड्रियाना और अमन की जान बचा लेते हैं। इसी बीच वह लोग इस्माइल के जले हुए शरीर से ताज को हासिल कर लेते हैं। यह सब देखकर ब्लैक एडम अंदर से टूट जाता है। वह समझ चुका था कि जब भी उसका गुस्सा बेकाबू होता है तो बेगुनाह लोग भी उसकी वजह से खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए अपनी गलती का एहसास करते हुए वह खुद ही अपनी सारी शक्तियां छोड़ने का फैसला करता है। इसी के साथ हॉकमैन उसे गिरफ्तार करके समुद्र के नीचे बनी एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद देता है, जहां इस दुनिया के खतरनाक शैतानों को बंद करके रखा था। उधर सभी लोगों को लगता है कि अब खतरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन एड्रियाना को अचानक सब्बाक के ताज पर लिखा हुआ वह रहस्यमयी वाक्य याद आता है, जीवन ही मृत्यु का मार्ग है। वह इस बात का मतलब समझने की कोशिश करती है और तभी उसके दिमाग में पूरी सच्चाई साफ हो जाती है। असल में इस्माइल शुरू से ही मरना चाहता था, क्योंकि सिर्फ मरने के बाद ही वह इस ताज की अंधेरी ताकत का असली मालिक बन सकता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक ताज अपने आप गायब हो जाता है और वहाँ नर्क पर जैसे ही इस्माइल सब्बाक बोलता है तभी उसके अंदर सारे बुरे आत्मा की शक्ति समा जाती है और देखते ही देखते वह समुद्र के गहराइयों से बाहर निकलने लगता है। अब इस्माइल एक इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक दानव यानी सब्बाक बन चुका था। उसकी ताकत पहले से हजारों गुना बढ़ चुकी थी। उसी वक्त जस्टिस सोसाइटी का जहाज उस पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन राक्षस एक ही झटके में इस पूरे जहाज को बुरी तरह तबाह कर देता है। अब जेल के अंदर कैद
ब्लैक एडम तक डॉक्टर फेट का संदेश पहुंच जाता है। वह बताता है कि सब्बाक को हराने की ताकत सिर्फ ब्लैक एडम के पास है। इसके बाद डॉक्टर फेट ब्लैक एडम को उसकी बेड़ियों से आजाद कर देता है, जिसे देखकर गार्ड्स तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। बिना अपनी शक्तियों के भी वह जेल के गार्ड्स को आसानी से हरा देता है और कंडाक की तरफ निकल पड़ता है। इस तरफ सब्बाक एक एक करके जस्टिस सोसाइटी के लोगों को हरा देता है और सीधे कंडाक की गद्दी पर बैठने निकल पड़ता है। डॉक्टर फेट अपनी सारी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मौका पाकर सब्बाक डॉक्टर फेट को जान से मार देता है। डॉक्टर फेट को मारने के बाद वह सीधे जाकर कंडाक की गद्दी बैठ जाता है और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नरक के द्वार खोल देता है। अगले ही पल हजारों दानव और ज़ॉम्बी पूरे शहर में फैल जाते हैं। वे सामने आने वाले हर इंसान पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इस बार कंडाक के लोग भागते नहीं। एड्रियाना, करीम और अमन सबको हिम्मत देते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि अगर आज भी वे डर गए तो हमेशा के लिए गुलाम बन जाएंगे। उसी समय ब्लैक एडम समुद्र से बाहर आकर शजाम बोलता है। अगले ही पल आसमान से तेज रोशनी उसके ऊपर गिरता है और इस पर उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाता है। इस तरफ अमन लोगों को एकजुट रहने की निशान दिख रहा होता है, जिसे देखकर सब्बाक उस पर विशाल मूर्ति गिरा देता है, लेकिन आखिरी वक्त पर वहां ब्लैक एडम आकर उसे बचा लेता है। अब दोनों सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने खड़े थे। शुरुआत में दोनों बराबरी की टक्कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब्बाक अपनी नरक की शक्तियों का इस्तेमाल शुरू कर देता है। कुछ समय के लिए ब्लैक एडम भी उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। तभी हॉकमैन बीच में आकर एक रॉड सब्बाक अंदर घुसा देता है, लेकिन सब्बाक उसी रॉड को निकालकर वापस हॉकमैन के अंदर घुसा देता है। लेकिन असल में वह हॉकमैन का असली शरीर नहीं था, बल्कि डॉक्टर फेट के हेलमेट के द्वारा बनाए गए एक छलावा था। अब हॉकमैन के कई सारे रूप सब्बाक को पड़कर चारों तरफ से घेर लेते हैं। बस ब्लैक एडम को यही मौका चाहिए था। वह तुरंत उसके सींगों को कसकर पकड़ लेता है और अपनी सारी बिजली एक जगह इकट्ठा कर लेता है। अगले ही पल वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके शरीर को दो हिस्सों में चीर देता है। जैसे ही सब्बाक मरता है, नरक के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सारे दानव और ज़ॉम्बी उसी पल गायब हो जाते हैं। आखिरकार हजारों साल बाद कंडाक सच में आजाद हो जाता है। पूरा शहर अपने रक्षक के नाम के नारे लगाने लगता है। इस तरफ हॉकमैन और ब्लैक एडम के बीच दोस्ती हो जाती है। डॉक्टर फेट की कुर्बानी को कोई नहीं भूल पाता। उसका जादुई हेलमेट भी अपना काम पूरा करके धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब जस्टिस सोसाइटी के पास ब्लैक एडम को गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए वे अपना मिशन खत्म करके वापस लौट जाते हैं और आखिरकार ब्लैक एडम पहली बार कंडाक की गद्दी पर बैठ जाता है। कंडाक के लोग उसे अपना राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल वह उठकर एक ही झटके में उस सिंहासन को तोड़ देता है। फिर वह लोगों से कहता है, मैं कंडाक का राजा नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ इसका रक्षक बनकर रहूंगा। उसके लिए सत्ता नहीं, बल्कि अपने लोगों की आजादी ज्यादा मायने रखती थी। और इसी के साथ इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है।